बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर पाकिस्तान। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान मॉर्निंग शो और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, शो के शुरू में मौसम की जो तबाहकारियां हैं, मॉनसून का जो स्पेल जारी है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन पर आज के इस मॉर्निंग शो में बात करेंगे। मुल्क भर में मॉनसून की बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होने जा रहा है और महकमा मौसमियात ने 28 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई करती है। जहां एक जानिब ये बारिशें मौसम को सुहाना बना सकती हैं, वहीं पर दूसरी जानिब नदी नालों में तूफानी नशेबी इलाकों में पानी भरने, लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग जैसे खतरात भी मंडला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो सूरत हाल पहले से भी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। दिनौर में पानी के रैले से दरिया का रुख तब्दील हो गया है। दर्जनों घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं, ज़राई ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, लोग बेघर हो गए हैं। चिल्लास थक बाबूसर में फ्लैश फ्लडिंग से मवेशी बह गए हैं और सैकड़ों किनाल अराजी ज़ेरे आब आ गई है। पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जदीद रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब की बात करें अगर तो पंजाब में बारिशों का 5वां स्पेल मुतवक्के है, जिस पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 151 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 538 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 209 घर मुतासर हुए हैं और 121 मवेशी हलाक हो चुके हैं। ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन से इलाके ख़तरे में हैं और अवाम को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मौसमियाती तज्ज़ियाकार जनाब जवाद मेमन साहब। तो उनसे हम जानते हैं। जवाद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, मॉनसून का जो पंजाब के अंदर नया स्पेल आज से शुरू होने जा रहा है, किस कदर शिद्दत का होगा? जी मरिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, बेसिकली इस वक्त ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक हवा का काफी ताकतवर कम दबाव मौजूद है और इसके जेर असर जो है वो आज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून हवाएं जो है वो काफी शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब में। तो आज से लेके तकरीबन 1 अगस्त तक जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में, खुसूसी तौर पर जो अपर पंजाब के इलाके हैं जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो काफी तेज बारिशों का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान इन इलाकों में जो है वो लाहौर, सियालकोट और उसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो मूसलाधार बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जवाद मेमन साहब, गिलगित बल्तिस्तान की अब हम बात करते हैं। वहाँ पर दरिया का रुख बदल जाना या फिर कीचड़ का एक सैलाब अचानक आ जाता है, क्या ये मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है या फिर इंतज़ामी गफलत है? पहले से इनको पता नहीं होता या अचानक से ये वाली जो कैफियत है, ये आफत इसको कह सकते हैं? क्योंकि अभी हालिया जितने भी वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़े नुकसानात हो रहे हैं, तो इस किस्म के कि जी एकदम से मिट्टी का सैलाब आ जाता है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उसमें पहाड़ टूटते हैं, तो ये सब इस बारे में बताइएगा। पहले से नहीं इसका हम पता चला सकते कि पहले से अलर्ट कर दिया जाए अगर सयाह भी उस इलाके में मौजूद हैं? देखिए, पहले से अलर्ट करने के हवाले से हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि हमें इस चीज का आइडिया होता है कि आने वाला जो सिस्टम है या आने वाला जो वेदर है इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक किस तरीके से रहेगा। जिस तरह पिछले सिस्टम में भी जो है वो गाहे बगाहे अलर्ट्स जारी किए गए कि उन इलाकों में जो है वो मानसून हवाएं काफी ऊपर तक जो है वो राइज हो रही हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर्स भी जो है वो इन इलाकों में रिसेंटली हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग कुछ इलाकों में गए, स्पेशली चिल्लास और उसके आसपास के इलाकों में। तो इस तरीके की सिचुएशन में हमें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होता है कि इन इलाकों में मौसम किस तरह रहेगा, लेकिन जिस तरह आपने फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से बताया, इसे बेसिकली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक रियल टाइम इवेंट होता है कि उन इलाकों में, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में जब बादल बनते हैं तो बहुत तेजी से जो है वो मौसम चेंज होता है और ये फ्लैश फ्लडिंग और इस तरीके का इवेंट होना जो है वो बहुत तेजी से इन इलाकों में होता है। थोड़ा बहुत हमें आइडिया जरूर होता है, इंतजामिया जो है वो सैयाह हजरात को जो है वो वार्न जरूर कर सकती है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में मौसम किस तरह रहेगा, लेकिन इसे एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना और इसे समझना जो है वो तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
लेकिन आप कह रहे हैं कि इंतजामिया का कहीं ना कहीं गफलत इसमें पाई जाती है, उनको पता होता है कि इस तरह की कोई खुदा न खासा सिचुएशन जो है वो हो सकती है, पहले से अलर्ट कर सकते हैं वो। अच्छा, पंजाब में हब्स और दर्जा हरारत जो बढ़ना है इस वक्त, हर बंदा परेशान है, हब्स बहुत ज़्यादा है, लोग जो है पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो दर्जा हरारत अचानक बढ़ जाता है बारिश के बाद, खासतौर पर मौसम में हब्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हालांकि मानसून सिस्टम मौजूद है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में बड़े शहरों जैसे कराची है, पेशावर है, लाहौर है, शदीद बारिश का इम्कान है, उसके बाद हब्स का भी इम्कान जो है वो हम शदीद समझ सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, बेसिकली जिस तरह मानसून का ये जो स्पेल शुरू हो रहा है, इसके आने से पहले अमूमन यही होता है कि हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है, तो गर्मी और स्पेशली हब्स का जो सिलसिला है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। इस साल हमने देखा है कि पंजाब के इलाकों में भी जो है वो हब्स का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। और आज से जिस तरह ये स्पेल हमने बताया कि आज दोपहर या शाम से जो है वो बादल बनना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली पंजाब के इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में, तो फिर जैसे ही बारिश होगी हब्स का जो सिलसिला है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, स्पेशली पेशावर में, लाहौर में और उसके आसपास के इलाकों में। कराची में जो है वो फिलहाल ऐसे कोई भी बारिशों का इम्कान नहीं है। ठीक है। अच्छा जवाद साहब, जिन इलाकों में मुसलसल बारिशों की पेश गोई है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं ताकि लोग वहां पे अलर्ट हो जाएं, इंतजामिया अलर्ट हो जाए, लोगों को क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, क्या बताएंगे आप? देखिए, पंजाब के तकरीबन इलाके हैं जहां पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो वक्फे वक्फे से बारिशें रहेंगी। इसमें अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में और जो मुल्तान, बिहाड़ी और उसके आसपास के जो थोड़े से इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों में तेज मूसलाधार बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर भी जो है वो अक्सर इलाकों में वक्फे वक्फे से दरमियानी से तेज बारिश, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आज से एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो उन इलाकों को क्रॉस कर रहा है। तो इन दोनों सिस्टम्स यानी कि मगरिबी हवाओं का सिस्टम और मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो उन इलाकों में काफी तेज बारिशें रहेंगी। तो स्पेशली जो सयाह हज़रात उन इलाकों में मौजूद हैं वो एहतियात करें। वो लोग जो दरियाओं के किनारे के करीब रहते हैं या ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद है, बराए मेहरबानी जो है वो फौरी तौर पर अलर्ट रहे, क्योंकि तेज बारिशों के दौरान जो है वो दरियाओं की सतह भी बुलंद होगी। साथ ही साथ फिर बलोचिस्तान के भी काफी सारे इलाकों में, स्पेशली जो अपर बलोचिस्तान के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो आने वाले दिनों में बारिशें रहेंगी, तो थोड़ी बहुत फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जो है वो इन इलाकों में भी रहता है। जवाब साहब, कराची के बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे, कराची वाले इंतजार कर रहे हैं, वहां पर बारिशें कब तक मुतवक्किल हैं, क्या सूरत हाल होगी आने वाले दिनों में? देखिए, फिलहाल कराची में ऐसे कोई खातिर खां बारिशें नहीं है, मौसम काफी हद तक बेहतर है, अमर आलूद है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला है, तेज समुद्री हवाएं हैं। फिलहाल जो मानसून का एक्सेस है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ है, और कम से कम 10 से 12 अगस्त तक जो है वो कराची समेत सिंध में कोई भी ऐसे जितनी ज्यादा बारिशें नहीं है, स्पेशली शहर कराची में। ईस्टर्न सिंध में, थरपाकर में जो है वो अच्छी बारिशें हो जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिड ऑफ अगस्त के बाद जब ये मानसून का एक्सेस सदर्न पाकिस्तान की तरफ आएगा तो फिर कराची समेत जो इसके आसपास के इलाके हैं 15 अगस्त से लेकर तकरीबन 15 सितंबर तक जो है वो उम्मीद है कि एक के बाद एक फिर लो प्रेशर आना शुरू होंगे। 15 अगस्त से 15 सितंबर कराची में अच्छी बारिशें होने जा रही हैं। जवाद साहब, अब हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं जी फ्लैश फ्लडिंग, पहले हम पढ़ा करते थे, अपने लोगों को भी बताया करते थे, उनको अपडेट किया करते थे, अर्बन फ्लडिंग। ये जो फ्लैश फ्लडिंग है और ये जो अर्बन फ्लडिंग है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा जो है वो कितना ज़्यादा शदीद नौइयत का और ख़तरनाक होता है, अर्बन फ्लडिंग या फिर फ्लैश फ्लडिंग? देखिए, बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका जो बेस है वो एक ही चीज से जो ओरिजिनेट होता है वो है तेज बारिश। अर्बन फ्लडिंग में बेसिकली ये होता है कि जब तेज बारिश होती है तो हमने शहरी इलाकों में देखा है कि सड़कें ज़ेरे आब आ जाती है, घरों में पानी चला जाता है। तो बेसिकली अर्बन अल्फाज यही है कि शहरी इलाकों में जिस तरीके से बारिश होती है और जो सड़कों पे, नदी नालों में जो पानी आता है उसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। फ्लैश फ्लडिंग बेसिकली पहाड़ी इलाकों में जो है वो ज्यादा होती है और ये ज्यादा जो है वो लीथल होती है, ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब फ्लैश फ्लडिंग पहाड़ी इलाकों में होती है, तेज बारिश के साथ जब पानी तेजी से नीचे आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, बड़े बड़े दरख्त और इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो इंसान को या गाड़ियों को या नीचे प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसानदेह होती हैं, वो ज्यादा जो है वो खतरनाक होता है, क्योंकि एक तो उसकी रफ्तार होती है, वो ऊपर से पहाड़ी इलाका है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है,
तो वो ज्यादा अर्बन फ्लडिंग के मुकाबले में जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, और फिर इससे बचने का जो है वो इम्कान भी जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। जवाद साहब, PDMA, वासा और दीगर जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, आप समझते हैं कि मौजूदा खतरा से निपटने के लिए वो तैयार हैं? जैसे कि मानसून का पंजाब में तो 5 स्पेल आज से शुरू हो रहा है, कराची में आपने बताया कि अगस्त से सितंबर तक शदीद बारिशें होंगी, ओवरऑल सूरत हाल, तो क्या समझते हैं कि मुतल्लिका इदारों की तैयारी है? देखिए, तैयारी तो है, लेकिन हमेशा जो है वो बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके के सिस्टम आते हैं तो 2 से 3 दिन पहले, इवन के कभी कभी तो 3 से 4 दिन पहले भी जो है वो हमें आइडिया होता है। मुतालिका इदारे जो हैं वो महकमा मौसमियात जो है वो अलर्ट जारी कर रहा होता है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, लेकिन ये है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इस वक्त जो सिचुएशन स्पेशली चल रही है पंजाब के इलाकों में और नॉर्दर्न एरियाज में, तो रियल टाइम अपडेट्स का होना और पहले से एक इंसाइट होना कि आने वाला सिस्टम जो है वो कितना ताकतवर हो सकता है, इसके ज़ेर असर किन किन इलाकों में जो है वो ज्यादा बारिशें रहेंगी, इसमें अगर प्रेडिक्शंस की जाए और उन इलाकों के लोगों को या सयाह हजरात जो उन इलाकों में मौजूद हैं, अगर उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन पहले अलर्ट कर दिया जाए, तो फिर इसमें जो है वो इस तरीके के इवेंट्स में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा जवाद साहब, मौसमियाती तब्दीली का असर मानसून पैटर्न पर भी आप समझते हैं कि पड़ा है? अगर वाकई पड़ा है तो फिर किस तरह? बिल्कुल, देखें पड़ा है मदिया, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि इस वक्त जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं मानसून के, उनका ज्यादा जोर जो है वो पंजाब की जानिब है और शुमाली इलाका की जानिब है, जबकि सिंध के इलाकों में जो है वो बारिशें हुई हैं, लेकिन उस नौयत की अभी तक बारिशें हमने नहीं देखी हैं जिस नौयत की अब तक जुलाई के आखिरी दिनों में जो है प्रिडिक्ट की जा रही थी, या जिस तरीके के सिस्टम जो है वो सिंध के करीब से गुजरे हैं। बेसिकली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो इस साल बहरे अरब का सतह समंदर का जो दर्जे हरारत है वो मामूल से कम है। इसी वजह से जो भी सिस्टम इन इलाकों में आता है सदर्न पाकिस्तान की तरफ, वो काफी हद तक जो है वो आते ही कमजोर हो जाता है। और फिलहाल जुलाई में हम देख रहे हैं कि काफी सारे सिंध के जो स्टेशन ऐसे हैं जो बिलो नॉर्मल बारिशें देख रहे हैं, यानी कि मामूल से कम बारिशें देख रहे हैं, जबकि यही बारिशें अगर हम पंजाब और अपर एरियाज में देखें तो मामूल से काफी ज्यादा जो है वो तकरीबन चले गए हैं काफी ज्यादा स्टेशन। ठीक है जी। जवाद मेमन साहब हमारे साथ थे, मारूफ मौसमियाती तजियाकार। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त के लिए। अभी हम मानसून का जो 5वां स्पेल पंजाब में आज से शुरू हो रहा है और ख़ासतौर पे मुल्क के दीगर इलाकों में ये जो बारिशें हैं मानसून की, इनके आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ हैं और किन किन इलाकों में सयाहों को, वहाँ के रिहायशियों को, मकीनों को अलर्ट रहना है, अपने आप को बचाना है, कोशिश करनी है। हमने इसी पे आज के इस मॉर्निंग शो में स्टार्ट में बात की मौसम के बारे में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। बरसात का मौसम एक तरफ जहां ठंडक और ताजगी लाता है, वहीं पर दूसरी जानिब हब्स, नमी, जिस्मानी सुस्ती और फिर जहनी बोझ जैसे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इस मौसम में ना सिर्फ सांस लेने में दुश्वारी, एलर्जी और जल्दी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि मूड में उतार चढ़ाव यानी कि मूड स्विंग्स होते हैं। कमज़ोरी, सुस्ती और जिस्मानी अकड़ाव भी आम हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ हमें कुदरती, सादा और मौसर तरीके से तंदुरुस्त रख सकती है तो वो है योगा। योगा ना सिर्फ जिस्मानी वर्जिश है बल्कि ये जहनी सुकून भी है, सांस की बेहतरी, दौरान खून की रवानी और मदाफ़ती निज़ाम को मुतहरिक करने का बेहतरीन ज़रिया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हब्स और बरसात के मौसम में योगा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के क्या क्या फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं, कौन सी योगा प्रैक्टिसेस हैं इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो मौसर हैं हम सब के लिए, और क्या योगा हमें मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद भी दे सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं योगा के माहिर योगी नईम साहब। नईम साहब, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू बहन जी। तो ये जो मौसम है, बारिश के बाद हब्स बढ़ जाती है, नमी है, अजीब चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होते हैं, हर वक्त दिल करता है एसी में बैठे रहो, हिलो भी ना, जुलो भी ना, कुछ भी ना करो, बाहर भी ना जाओ। तो ऐसे मौसम में हमारे जो लोग हैं सुस्ती के मारे हुए जो हम सब हैं, क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की वर्जिश है हम कर सकते हैं? बहन देखें, इसमें आपने जिससे बात की हब्स के मौसम में जी जी। हम पानी बहुत कम पीते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि सावन भादों में एक्सरसाइज भी बहुत
नाप तोल के करें, क्योंकि आपके खड़े होने से पसीना निकल रहा है, जब आप वर्जिश करेंगे तो पसीना कितना निकल आएगा। तो योगा ये कहता है कि आप इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें हवा में जो नमी है वो आप अपने अंदर लेके जाएं। जो हवा में नमी का तनासुब है आप उसको इनहेल कर सकते हैं। उसकी 2 टेक्निक्स हैं योग ने बताई, एक है सितकारी और एक है शिताली प्राण। ये संस्कृत जुबान के लफ्ज़ हैं। सितकारी का मतलब है चूसना और शिताली का मतलब है ठंडक। तो ये दोनों चीजें आपके जिस्म को चूसना, जी जी, जिस जिस्म के अंदर आपके पानी को बढ़ाती हैं और सांस के जरिए, जी सांस के जरिए। अब आप पानी अगर नहीं पी पा रहे, हम पानी पीने की रूटीन नहीं है, ये भी एक आदत है। अगर वक्त एसी में रहते हैं ना तो फिर एसी में प्यास ही नहीं फील होती। अगर किसी को आदत हो जाए पानी पीने की तो पीता है, वो एसी में भी पीता है, लेकिन अब हमें आदत नहीं है। लेकिन सांस तो लेना हर वक्त की जरूरत है ना, सांस के बगैर तो जिंदा ही नहीं इंसान रह सकता। तो 2 तरीके मैं सिखाऊंगा, अगर वो दोनों तरीके अपनी जिंदगी में ऐड कर लें तो आप बहुत हेल्दी हो सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो पानी की कमियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और आपका गला खुश्क होता है, अगर आपका होंठ खुश्क होते हैं, आपको बालों में अगर डैंड्रफ भी है तो उससे भी आप निजात हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये पानी की जो नमी हवा में है वो आप ले सकते हैं। जुबान को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लेंगे, वो जो आपका तालू होता है ना, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, नीचे जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर तालू में टच कर लें, और दांत जोड़ के होंठ थोड़े से खोल के मुंह से सांस लें, नाक से खारिज कर दें, राइट लेफ्ट दोनों से, दोनों से खारिज कर दें, नाक से खारिज कर दें। जुबान फोल्ड की, और दांत क्यों मिला लिया आपने, नाक से खारिज। सांस को हमेशा नाक से निकालना चाहिए। उसकी वजह है कि हम अंदर लेते से नाक से हैं, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस ये है, हम सांस जो है नाक से लेते हैं और मुंह से हम उसको, देखिए बहन अंदर से क्या निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। ओके, अब गंदगी जो निकल रही है वो आपके दांतों में रह जाएगी, मसूड़े फूलेंगे आपके, गर्मी दाने मुंह में बनेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा मुंह के मसाइल होते हैं, मुंह के अंदर के प्रॉब्लम होते हैं, दांत जल्दी गिर जाते हैं, उसकी वजह है वो सांस मुंह से निकालते हैं। गम्स का बहुत इशू होता है कई लोगों को। देखिए कार्बन निकल रहा है ना, मेडिकल आपको बता रहा है कि अंदर से गंदगी निकलती जब सांस निकालते हैं। तो योगा ने सदियों पहले बताया कि आपने सांस को हमेशा नाक से निकालना है, मुंह से नहीं निकालना। मुंह से ले सकते हैं, नाक से निकालना है। तो जुबान से फोल्ड किया आपने, इसको सितकारी कहते हैं। अब शिताली प्राण जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, वो जिसकी जुबान फ्लेक्सिबल है या ज्यादा जो बातूनी पर्सन है, टॉकेटिव, मतलब हम सब एंकर्स कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम है ना बोलना, वो इसको कर सकते हैं। उसमें जुबान को गोल करना है पाइप की तरह। ओके ओके ओके, जुबान से सांस लेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंसानी जो ज़ुबानें हैं वो 3 टाइप की हैं, सांप की ज़ुबान, भैंस की ज़ुबान और चिपटी ज़ुबान। तो ये सांप की जिसकी ज़ुबान होती है ना वो गोल कर लेता है इसको, जी जी, हर किसी की ज़ुबान गोल नहीं होती, तो वो फिर सितकारी करे, वो सितकारी करे। सितकारी के फ़ायदे भी होंगे, लेकिन ये शिताली जो है ठंडक है, ये जिस्म के अंदर ठंडक बढ़ाती है। आपको हब्स का जो रिएक्शन आ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, गर्मी दाने बन रहे हैं, आपका जिस्म जो है वो जल रहा है, तो ये शिताली करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और शिताली बड़ी मुश्किल है, मैं कह रही थी कि एंकर्स के लिए बड़ी आसान होगी, लेकिन आप जुबान को फोल्ड करके दिखाने बड़ा ये माहिराना एक एक्सरसाइज है। ओह माय गॉड, ये तो आप जो कह रहे थे ना एक गाय की जुबान होती है, एक सांप की होती है, तो मुझे सांप की लग रही है। मेरी सांप की है। सांप की जुबान गोल हो जाती है। अच्छा, पिछले दिनों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है, बल्कि अभी भी वायरल है, वो क्लिप्स हम देखते हैं। मैंने देखा वो इधर हमारे लाहौर में ही शालामार बाग है जो, वहाँ पे एक साहब एक्सरसाइज करवाते हैं। वहाँ पे सारे बुजुर्ग मर्द हजरात होते हैं, इतना उनका फनी अंदाज है, शक्लो सूरत भी उनकी माशाल्लाह, वो काफ़ी गोरे चिट्टे और उनके बाल भी, तो वो जैसे वो आपने भी देखी होगी, वो हंसना, अजीब अजीब शक्लें बनाना, अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, वो ये कोई योगा का हिस्सा है? अपना कैथारसिस करते हैं, वो क्या करते हैं? उसको कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि वो उनकी हरकतों की वजह से इतनी को वायरल है वो, कि मतलब उसका कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ वो? बहन देखिए, मैं आपसे जो है वो एक बात करना चाहूँगा, बल्कि मैं कई दफ़ा ये प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इनके सर्टिफिकेट चेक किए जाएँ, ये कहाँ से सर्टिफाइड हैं। मतलब आप पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ पे काम करने के लिए आपको सर्टिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आप लाफ्टर योगा की बात करते हैं, लाफ्टर योगा 1995 से पहले दुनिया में नहीं था, और ये किसी योगी ने शुरू नहीं किया, डॉक्टर ने शुरू किया।
वो डॉक्टर था। ये लाफ्टर थेरेपी है, लाफ्टर योगा नहीं है। और फिर लाफ्टर थेरेपी के भी कोर्सेज होते हैं। अब एक आम आदमी आपको हंसाना शुरू कर दे और कह मैं लाफ्टर कराता हूँ, तो ये कितनी जहलाना गुफ्तगू है। वो कभी वो रिक्शे की आवाजें निकाल रहे होते हैं, जी जी, यही मैं कह रहा हूँ कि वो लाफ्टर, गाड़ी का इंजन जैसे वो स्टार्ट होता है, लाफ्टर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने लहजे में बना रहे हैं, अपने लहजे में बना रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए। लाफ्टर थेरेपी का भी पूरा एक कोर्स है जो कि बाकायदा कई सालों के बाद डॉक्टर को मिलती, डिग्री मिलती है। आप कहना चाह रहे हैं कि उसका फायदा कोई नहीं है? फायदा जो है वो इसीलिए नहीं है कि उसकी वजह है कि आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे जो है वो आप सिर्फ कह के लगा सकते हैं, हंसते हैं। तो योगा का इसके साथ इसलिए ताल्लुक नहीं है कि योगा सेंसेस को एक्टिवेट करने का इल्म है और वो सेंसलेस करने की टेक्निक है। जब आप हंसते हैं तो आप सेंसलेस होते हैं, आपको इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता। तो सेंसलेस जिंदगी की तरफ नहीं जाना, आपको सेंसिबल बनना है। अगर आप किसी अच्छी मीटिंग में बैठे हुए कह के मार के हंस सकते हैं तो फिर आप पार्क में भी हंस लें, आप हर जगह हंस लें, या किसी आप बड़े के सामने कह के मार के हंस सकते हैं तो फिर उसका फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए जो है वो मैं ये समझता हूँ कि योगा ने वायरल होने का एक वो है स्टंट, योगा देखिए योगा ने एक चीज़ बताई, योगा ने स्माइल थेरेपी बताई। स्माइल थेरेपी, मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत है, हर वक्त मुस्कुराइए। अच्छा, मुस्कुराने से होता क्या है, आप सिर्फ होंठों को थोड़ा सा खोलिए। इंडियन वीडियोस बहुत ज़्यादा है, वो भी कह लगवा रहे होते हैं और ऊंचे ऊंचे लाफ्टर बाकायदा वो दे रहे होते हैं। वो जो एक्सरसाइज करवाने वाले वो खुद तो हंस रहा होता है। और इंडिया में मेरे ख्याल से जितना योगा को माना जाता है, जितना योगा के बारे में बताया जाता है, जितनी वहाँ पर नॉलेज है, ये हकीकत है। तो वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं। बहन, लाफ्टर योगा शुरू ही वहाँ से हुआ ना। 1995 बॉम्बे में पहला क्लब खुला, डॉक्टर मदन कटारिया साहब ने खोला। ठीक है, और वो डॉक्टर हैं, वो योगी नहीं है। किसी योग गुरु ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, योग गुरु आप ने लोग नहीं मानते? लाफ्टर योगा कोई दुनिया में चीज ही नहीं है, स्माइल थेरेपी है। हम कहते हैं कि ये मुस्कुराना तो सुन्नत है, लाफ्टर कह के मारने से जो है वो आपके दिल मुर्दा होते हैं। कह के मारने से इंसान की उम्र कम होती है। कह के मारने से इंसान का दिमाग कभी भी सेंसिबल नहीं होता। एक अच्छा तरीका नहीं है कह के मार के हंसना। आप मुस्कुराइए, मुस्कुरा तो आप हर महफिल में सकते हैं। और मुस्कुराने से होता क्या है कि अगर आप छोटी सी टेक्निक है, आप होंठों को सिर्फ खींचें पीछे की तरफ, जैसे मुस्कुराने में आपके मसल्स बड़े स्ट्रेच होते हैं, यू नो। ठीक है, और कह के जब आप मारते हैं तो उसका फिजिकली ना कोई फायदा है, ना कोई मेंटली उसका आपको इफेक्ट आता है। मेंटली आप सेंसलेस होते हैं। चलें, आप उससे डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी इस सिचुएशन को। आप प्रॉब्लम में हैं, आप उससे निकलना चाह रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए। हंसने पे तो बहुत बात हो गई। बताइए कि इस मौसम में हमारी जो खवातीन घर पे होती हैं, हम लोग जो वर्किंग वुमेन्स हैं, हम जितने भी, तो हमें कौन सी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करते हैं? क्या बाहर नहीं, हम पार्क में नहीं जा सकते, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मौसम ऐसा है, चिड़चिड़ापन है क्या? और हमारा एक ही मसला है, वो कॉमन वजन की कमी तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? एक जो है वो इस एक बात में सारा कुछ आ जाएगा। जो मूड स्विंग की बात की, स्ट्रेस की बात की, हर चीज़, वो मोटापा, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं मोटापे की। गैसेस भी हैं, बल्कि अमराज भी है, और आपके जिस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। अच्छा, मैं ये कहता होता हूँ कि एक खिचड़ी जो है बर्तन में पकती है वो फ़ायदा पहुँचाती है। अच्छा। एक खिचड़ी जो दिमाग में पकती है वो नुकसान करती है, उसका इलाज नहीं होता। तो आजकल खिचड़ी दिमाग में बहुत पकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं सारे। तो दिमागी खिचड़ी को ख़त्म करने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए आपको जो है वो एक ब्रीदिंग बताता हूँ और साथ में आपको एक मुद्रा बताता हूँ जिससे वजन भी कम होगा। मुद्रा, 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 मुद्रा जी, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुद्रा कहते हैं हाथ के अंदाज को। ठीक। तो ब्रीदिंग जो है, जितने भी लोग रिलैक्स रहना चाहते हैं, मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं, ब्रीदिंग का नाम है अनुलोम विलोम। ठीक। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें अंगूठे से, लेफ्ट साइड से इनहेल करें। ये लेफ्ट हैंड ऐसे रखना? नहीं, राइट से करें ना, राइट हैंड को करें। ओके, सॉरी। हाँ, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट साइड इनहेल, रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, रिंग फिंगर के साथ, और राइट साइड से एक्सहेल। फिर राइट साइड से सांस लें और लेफ्ट साइड एक्सहेल। लेफ्ट साइड से सांस लें, राइट साइड एक्सहेल। इट्स वेरी इफेक्टिव। मैंने फर्स्ट टाइम सही वाला किया, दोनों मैंने 2 दफ़ा मैंने एक्टिंग ही की है, लेकिन पहली दफ़ा में इतना मतलब आपको रिलीफ मिलता है, आप अच्छा फील। ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। हाँ। आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन सिंक्रोनाइज नहीं होता ना। राइट साइड आपकी लेफ्ट
बॉडी जो है राइट का ताल्लुक है, लेफ्ट का राइट से ताल्लुक है, क्रॉस घर में बैठ के खवातीन कर सकती हैं, ये लेटे हुए भी कर सकती हैं। जिनको नींद नहीं आती, लेटे हुए ये करना शुरू कर दे, नींद आना शुरू हो जाएगी। वेट लॉस के लिए तो बता रही हूं, वेट लॉस के लिए बेहतरीन जो है टेक्निक है, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है बगैर हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने के, तो फिर तो आपको जो है वो ये पृथ्वी मुद्रा करना है, राइट हैंड सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा। ये सूरज के साथ ताल्लुक है, हरारत बढ़ाता है, जिसम के अंदर फैट आप कम होना शुरू होती है। रिंग फिंगर को ब्लड प्रेशर के लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ये, लेकिन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं। अच्छा, सूर्य मुद्रा करें। और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है, किसी भी पोजीशन में आप बैठे हो, मैं लेटे हो, लेटे हो, कोई मसला नहीं, अगर हार्मोन्स की वजह से आपका जो है वो वजन बढ़ा हुआ है, तो फिर आपने करना है शंख मुद्रा। लेफ्ट अंगूठे को ऐसे राइट पाम के जो 4 फिंगर्स के जॉइंट्स हैं बड़े, उसके ऊपर टच करेंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड की जो दरमियान की 2 फिंगर्स हैं ये राइट थंब के साथ टच कर लेंगे। अच्छा, इसको शंख मुद्रा कहते हैं। अच्छा, इसके हार्मोन्स तो बैलेंस करता है, साथ में गैर जरूरी जो बाल निकलते हैं स्किन के ऊपर, उसका भी इलाज है ये। जो चेहरे पे पानी कितना ज्यादा हमें लेना चाहिए इस मौसम में? देखें, जाते जाते आप 3 लीटर पानी जो है वो इंसान की ज़रूरत है। 3 लीटर पानी जो है वो इंसान को 24 घंटे में लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेता तो फिर वो अपने जिस्म के साथ ज्यादती करता है, अंदर खुश्की होगी, आपकी आंतें खुश्क हो जाएंगी, गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। लोगों को जो ब्लॉटिंग होती है वो खुश्की की वजह से होती है। जब आंतें खुश्क होती हैं तो फिर आपकी ब्लॉटिंग होना शुरू होती है। तो अगर आप पानी का इनटेक नहीं ले सकते तो आपको, जैसे मैंने बताया कि ब्रीदिंग के जरिए भी ले सकते हैं। तो योगा बेसिक ब्रीदिंग पे करता है। योगा कहता है हर सांस के एक्सरसाइज के साथ सांस लें, हर मूव के साथ सांस लें, सांस निकालें, सांस लें, सांस निकालें, क्योंकि जब सांस लिया जाता है तो फिर आपको हवा की नमी मिल जाती है। और यही योगा की बेस्ट एक्सरसाइजेस थी जो कि हमें ये जो माहिर योगी हैं, नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आए स्टूडियोज में, आपने वक्त निकाला और हमने कोशिश की कि हब्स के इस मौसम में, बारिशों का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो बैठे बिठाए घर के अंदर कम स्पेस में एसी में चाहे आप बैठे हुए, तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो करके अपना चिड़चिड़ापन, अपनी सुस्ती, अपना मोटापा इवन ख़त्म कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं हम, जो बराह रास्त पाकिस्तान के हज़ारों बासलाहियत नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा है। CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान, ये वो इम्तिहान है जो मुल्क के आला तरीन सरकारी ओहदों तक रसाई का जरिया बनता है। लेकिन हर साल बहुत से काबिल उम्मीदवार सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं, या तो उनकी उम्र की हद पूरी हो चुकी होती है या फिर उनके इम्तिहानी मौक़े, अटैम्प्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। ख़ासतौर पर पसमानदा इलाकों जैसे कि फाटा, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और दीगर दूर दराज खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो पहले ही तालीमी अदम मसावात, माली तंगी और रहनुमाई के फुकदान जैसे मसाइल से नबरदाज़मा होते हैं, बर वक्त तैयारी नहीं कर पाते। नतीजा ये निकलता है कि उनकी काबिलियत होने के बावजूद वो CSS के मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में CSS उम्मीदवारों की नुमाइंदा तंजीम एस्पिरेंट्स ऑफ CSS निहायत फाल किरदार अदा कर रही है। ये तंजीम उन नौजवानों की आवाज़ बन चुकी है। इसी तनाजुर में 2 माह पहले मई 2025 में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि CSS इम्तिहानात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 30 की बजाय 35 साल की जाए और हर उम्मीदवार को कम से कम 5 मरतबा इम्तिहान देने की इजाज़त दी जाए। ये पेशरफ्त उन तमाम नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है जो पिछले कई बरसों से इस इस्लाह का इंतज़ार कर रहे थे। हमें आज इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एस्पिरेंट्स ऑफ CSS की सदर हैं उमे फरवा, जो कि ना सिर्फ एक बादशाह रहनुमा भी हैं अपनी तंजीम की, बल्कि वो एक हाल ही में कौमी असम्बली के रुकन सैयद नवीद कमर से मुलाकात करके इस मामले पर पॉलिसी सतह पर मुअस्सर बातचीत भी कर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस वक्त नौजवानों को किन मुश्किलात का सामना है और उनकी तंजीम इस जिद्दोजहद को किस तरह से आगे लेकर जा रही है। उमे फरवा, वेलकम करते हैं आपको अपने मॉर्निंग शो में। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ये जो तंजीम है इसका बुनियादी मकसद क्या है, आपके मिशंस क्या हैं, क्या करना चाहती हैं आप नौजवानों के लिए? मैम, सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान के तकरीबन 1 मिलियन लोगों की आवाज़ आप लोग बने हैं और आप लोगों ने हमें यहाँ आके अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया है। उसके बाद मेरा नाम उम्मे फरवा है और हमारी एक एसोसिएशन है जो कि तकरीबन 80,000 जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट कर रही है।
और इसका नेम है CSS एस्पायरेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान। ठीक है। और हम लोग इसके लिए तकरीबन 1 साल से काम कर रहे थे, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत से पसमानदा इलाकों के लोग हैं जिन्हें जो है वो अपनी काबिलियत के मुताबिक मौका फराहम नहीं किया जाता। तो क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो राजनपुर से है, जनूबी पंजाब से, और ये राजनपुर जो है ये पंजाब का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड जो है वो ज़िला कंसीडर होता है। तो मैंने ये चीज़ फील की, मैंने खुद जब देखा मैंने पेन फील किया, फिर मैंने सबके लिए ये काम हम लोगों ने, हमारी एसोसिएशन ने, हमारे साथ और भी लोग हैं, उन्होंने शुरू किया। हमने तकरीबन अब तक 11 पार्लियामेंटेरियंस के साथ मीटिंग्स की हैं। अच्छा। और हाल ही में जो हमारी मीटिंग हुई है वो सैयद नवीद कमर साहब के साथ हुई है, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिए, और उन्होंने एज इट इज़ हमारी जो बात थी वो उन्होंने नेशनल असम्बली के पेज पे जो है वो लिख के सबको बताया कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, उन्होंने आपको बताया, लेकिन आपको उम्र परवाह ये क्यों लगता है कि 30 साल उम्र और फिर जो मौके हैं इसमें 3 मौके हैं इम्तिहानी, वो कम क्यों? आपको क्या लगता है कि ये मतलब नाइंसाफी है? इसके ऊपर हमने बाकायदा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, हमारे पास सारे ग्राउंड्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो HEC की बात कर लेते हैं। HEC ने जो है वो अभी हाल ही में 2022 में जो डिग्री सिस्टम था 2 साल से मतलब पहले 2 साल था, 2 साल आप लोग बैचलर करके 2 इयर्स बैचलर के बाद आप लोग CSS एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि आप 2 ईयर की जगह आप 4 ईयर डिग्री करके आएंगे तो ही आप CSS का एग्जाम देंगे, मतलब वो इक्वल टू मास्टर्स होता है। ठीक है। तो अभी देखिए वो 2 साल जो है वो तैयारी, जो हम BA के बाद पहले CSS अटेम्प्ट करते थे, 2 साल हमारे वहां से जो है वो कम हो गए हैं। अब हमें 4 साल डिग्री करनी पड़ती है, तो इसलिए जो हमारे 2 साल हैं वो तो HEC के पास ऑलरेडी रिजर्व हैं। हम बात कर रहे हैं 3 सालों की, कि 2 साल तो आपने हमारे डिग्री में हमें मर्ज करके देने हैं, बाकी 3 साल आप हमें देंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्राउंड है, 2016 में CSS का जो सिलेबस है उसे चेंज किया गया था। वो सिलेबस पहले उसके जो है वो सब्जेक्ट्स होते थे, 3 सब्जेक्ट्स होते थे 200 मार्क्स के। सही। अभी 2016 के बाद इन्होंने जो सिलेबस चेंज किया है उसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स के, जिसमें एक 200 मार्क्स का होता है, जिसमें सिलेबस में चेंजिंग नहीं की गई, लेकिन उन्होंने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिर्फ मार्क्स कम कर दिए गए हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए हमारी डिमांड है कि इसको किया जाए। यानी कि उम्र में 5 साल इजाफा कर दिया गया है, अटेम्प्ट्स जो कि 3 थी उनको बढ़ा करके अब 5 कर दिया गया है। अब आप सेटिस्फाइड है? अभी तो सिर्फ ये रेजोल्यूशन है और रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती। ओके। अभी इस रेजोल्यूशन के तकरीबन 8 से 10 स्टेप्स हैं। हमारी रेजोल्यूशन अभी तक कैबिनेट के एजेंडा पे भी नहीं है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैबिनेट के एजेंडा पे आएगी। उसके बाद नवीद कमर से आपकी मुलाकात जी, क्या उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है, मतलब पीपल्स पार्टी, वो आप लोगों के साथ फुल सपोर्ट में है। जहां भी बात आएगी हम आपको वोट भी करेंगे और हम आपका साथ भी देंगे। उसके अलावा हमने जो है वो PMLN के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ हमने मीटिंग की है, और उन सबके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। जिनके पास भी हम गए हैं उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ हमारी आवाज़ उठाई है हमारे लिए, उन्होंने हमें इस चीज़ का यकीन भी दिलाया है कि वो हमारे लिए कॉल अटेंशन भी मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कौमी असम्बली में जो करारदाद ये 2025 मंजूर की गई है, किस तरह से आप देखती हैं, आप क्या समझती हैं? आपकी जो तंजीम है इसकी एफर्ट्स हैं, आपको जाहिर है क्रेडिट जाता है जी। जनूबी पंजाब के जितने भी तलबा हैं पसमानदा इलाकों के, चाहे वो जनूबी पंजाब हो या किसी भी इलाके से हो, उनके लिए जाहिर आप कोशिश कर रही हैं, काविश कर रही हैं। करारदाद तो मंजूर हो चुकी है, अब क्या मजीद इस पे क्या होना चाहिए? हम लोग सिर्फ पसमानदा इलाके के लिए काम नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग बताऊं तो सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इलीट फैमिली से होते हैं। 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन अंडर प्रिविलेजेस एरिया से आते हैं। हम ये 95% लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये जो नेशनल असम्बली में जो अभी रेजोल्यूशन मूव हुई है, इसके लिए हम मैडम नौशीन साहिबा हैं जिन्होंने ये मूव की थी, और शाकिर बशीर अवान साहब हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 2026 की जो एडवर्टीजमेंट है वो आने वाली है, मतलब अभी 1 माह के बाद एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं जो हमारी रेजोल्यूशन है इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाए। सही। अब ये लेजिस्लेटर्स का काम है। डोंट यू थिंक कि इसमें एक मेरिट का भी एलिमेंट आ जाता है? इसमें मेरिट जो है वो मुतासिर नहीं होगा या इससे बेहतरी आएगी इसमें? इस पे क्या कमेंट करेंगे? नो मैम, आप ये देखें कि अभी जो हमारा ब्रेन ड्रेन का जो अगर आप ब्रेन ड्रेन को देखें तो 60% हमारी यूथ ऐसी है जो 2022 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं, और वो यहाँ की करीम थी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, और मतलब जो लोग CSS की 2-2 अटेम्प्ट्स दे के बाहर जा चुके हैं, अभी भी हमारा उनसे कांटेक्ट है। वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि चले एक रेजोल्यूशन पास हुई है, हम वापस आके फिर से तैयारी करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए थे लेकिन वो पाकिस्तान की करीम थे, उनके दिल में इस रेजोल्यूशन के बाद एक होप पैदा हुई है कि वापस आके CSS की तैयारी करके अपने मुल्क को सर्व करें। तो इसमें मेरिट मुतासिर नहीं होगा,
क्योंकि जो 24 साल के बाद ही एक जो अटेम्प्ट होती है उसे मैच्योर कंसीडर किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो अलमिया ही ये है कि 23 साल की उम्र में जाके तो हमें पता चलता है हमने डिग्री किस सब्जेक्ट में करनी है, तो मेरिट तो बिल्कुल मुतासिर नहीं होगा। 26 से 27 साल तक में हम जाके जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं। 27 ईयर्स में मैंने एमफिल किया था, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 3 साल थे। 3 साल में मैंने बहुत इमेच्योर अटेम्प्ट दिए, जो कि मतलब जिसमें मेरे 2 सब्जेक्ट्स फेल थे और मुझे पता था कि होंगे, क्योंकि मेरी बहुत इमेच्योर अटेम्प्ट थी। CSS वो ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप 6-7 माह में नहीं कर सकते। कम से कम आपको 2 साल के करंट अफेयर्स करने होते हैं, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। मतलब एक तरह से ये भी है ना, ये मैं मजाक के तौर पर बात कर रही हूँ, फिर हमें जो है ना वो एजेड जो अफसरान है वो सर्व करेंगे, मतलब जो यंगस्टर्स वाला एक एलिमेंट है वो भी तो खत्म हो जाएगा। नो मैम, अगर एज के और बढ़ा देते हैं आप लोग। CSS में 5 अटेम्प्ट्स करती हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं, एक प्रोसीजर होता है इसका, फिर आप इलेक्ट होते हैं, उसमें सिलेक्ट किया जाता है, फिर सिलेक्ट करके आपको लाया जाता है, तो वो भी तो एक एलिमेंट आ जाएगा ना उसमें। मैम अगर इस बात मैं आपको जवाब दूं खित्ते से, तो इंडिया में जो एज लिमिट है वो 35 है और वहाँ पे अटेम्प्ट 6 है, और वहाँ पे जो उनके अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं उनको 9 अटेम्प्ट्स दी जाती हैं। तो अगर इंडिया 35 इयर्स में जाके अपनी ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बना सकता है तो हम क्यों नहीं। और मैम दूसरी बात ये है कि आप जजेस साहिबान को देख लें, उनकी जो मतलब उनकी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनकी एज 35 है। ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान में भी बड़ी सेट है, वो तो आप वो यहाँ पे तो बल्कि ज़्यादा, पाकिस्तान में तो ज़्यादा सेट हैं। खैर मैं एंड पे आपसे जानना चाहती हूँ, कितने इस वक्त अंदाज़न उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ उम्र या अटेम्प्ट्स की वजह से ये जो एग्जाम है इससे महरूम होना पड़ता है? शॉर्ट लिकमेंट कीजिएगा। मैम तकरीबन 60 to 70,000 एस्पायरेंट्स ऐसे हैं, मतलब हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उसमें से भी तकरीबन 50,000 ऐसे हैं जो वेट करें, या तो किसी की अटेम्प्ट खत्म हो गई है या किसी के पास एज खत्म हो गई है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे, थैंक यू सो मच। आप हमारे मॉर्निंग शो में आई हैं, हमने कोशिश की कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाए। करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है, उम्मे फरवा जी हमारे साथ थी और कौमी असम्बली मई 2025 में करारदाद मंजूर हुई थी। उम्मे फरवा का ये कहना है कि अब इसको जल्द अज जल्द मंजूर भी किया जाए। कानून देखे अब क्या बनता है और क्या किया जाता है हमारी हुकूमत की जानिब से। इस पर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान। और खेलों की दुनिया में नाज़रीन, कामयाबी सिर्फ महारत या जज्बे से नहीं आती, बल्कि एक खिलाड़ी की जिस्मानी फिटनेस भी फतह की राह में सबसे अहम किरदार अदा करती है। चाहे बात क्रिकेट की हो, हॉकी की हो या फिर ओलंपिक्स में शामिल किसी भी खेल की, हर खिलाड़ी का जिस्म उसके सबसे अहम हथियारों में शुमार होता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एथलीट्स भी मसल्स के खिंचाव या फिर दीगर जिस्मानी इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल की वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ सख्त ट्रेनिंग ही इसकी वजह बनती है या दीगर अवामिल जैसे कि नींद की कमी है, खुराक में कमी है या फिर हाइड्रेशन की कमी भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं? आज हम बात करेंगे एक खिलाड़ी को फिजिकल फिट रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कैसे वो मसल्स इंजरी से खुद को बचा सकता है। तो हमारे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास शाह साहब, जो खिलाड़ियों की जिस्मानी सेहत के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, उनके फिटनेस को मेंटेन करते हैं, बड़ा इनको क्रेडिट जाता है। एथलीट्स के बारे में अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो ये इनकी गिरा कदर खिदमात है जी हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के लिए। वेलकम करते हैं डॉक्टर असद साहब, थैंक यू वेरी मच मॉर्निंग शो में आपको। सबसे पहले ये बताइए कि मतलब हमारे जो खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस कितनी अहम होती है और इसकी कारकर्दगी पर किस हद तक वो असरअंदाज हो सकती है? देखें जी, बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो इट्स लाइक अ मशीनरी जी। उसको आप अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखते तो वो एक टाइम पे आके बिल्कुल जवाब दे जाती है जी। तो खिलाड़ियों में सबसे पहले जो हम बेसिक एथलेटिक फिटनेस उनमें एक मेयार कायम करते हैं जी, उसमें कोशिश ये की जाती है कि खिलाड़ी की जो भागने की स्टैमिना है वो बेहतर हो, उसका मसल्स की जो एंटी ग्रेविटी मसल जिसने आपको ज़मीन से उठाना है, मेंटेन रखना है, बैलेंस करना है, वो तगड़े होने चाहिए। उसके अलावा उसकी डाइट जो है वो उसकी खेल की मुनासबत से, उसकी जिसामत की मुनासबत से होनी चाहिए। फिर हाइड्रेशन का जो एक असूल है कि आपकी जिस तरह यूनिवर्स में 70% पानी है, इसी तरह बॉडी में भी 70% पानी जी। सो 70% जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर वो ना मेंटेन की जाए तो आपके मसल्स जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, टेंडन्स जो हैं वो बिल्कुल के साथ हम पाकिस्तानियों की बॉडी में 70% आप पानी का कह रहे हैं, वो आटा निकलेगा बाकी शायद 30% भी पानी ना हो। ऐसे ही हम पानी बहुत कम पीते हैं। हाँ जी। दूसरा ये है कि जो आपकी स्लीप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चीनी भी ऐड कर लें साथ में। हाँ जी, चीनी भी है। डाइट में आप जो प्लेयर्स को देते हैं उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी निशास्तदार खुराक, जिसमें आटे से, मैदे से, सूजी से बनी हुई चीज़ें हैं जितनी भी हैं, रोटी है, चावल हैं, फिर उसके अलावा आपके बेकरी के आइटम्स हैं, ये 70% होना चाहिए टोटल उसकी डाइट का। अच्छा। और 20% कम अज़ कम फैट्स होने चाहिए। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा जो 10% है या 8% है, ये प्रोटीन होनी चाहिए, यानी गोश्त है, अंडे हैं, दालें हैं, ये 8 से 10% के दरमियान होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहते हैं, खिलाड़ियों के जो मसल्स का खिंचाव होता है, इसकी सबसे आम जो वजूहात हैं वो क्या है? क्या वर्जिश से पहले वार्म अप नहीं करना इनकी इंजरीज की एक बड़ी वजह हो सकती है कि एकदम से पहनते हैं हेलमेट और बल्ला पकड़ते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं? एक सबसे बड़ी वजह जो जिस तरह आप फरमा रही हैं कि जो प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, उसकी वजह से मसल्स में इंजरी आ जाती है। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि आप जिस तरह बैट्समैन है वो सारा दिन बैटिंग कर रहा है और वो डबल सेंचुरी के करीब है, तो एंड पे आगे अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है और उसमें पानी उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें क्रैम्प्स आने का खतरा होता है। फिर ये है कि हम खुराक में वो चीज़ें नहीं लेते जो आपके मसल्स को स्मूथ रखती हैं। मसलन पोटाशियम कंटेनिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली, उसमें फ्रूट्स हैं आपके, बनाना है, जैसे केला है, खजूर है, अंजीर है, ये फल ज़रूर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि हर ग्राउंड में, हर साइड लाइन पे आपको पानी के अलावा प्लेयर्स के लिए केले पड़े हुए मिलेंगे। अच्छा। तो वो देने का मकसद ही ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो मिल जाए फौरी तौर पे, वो री एनर्जाइज हो जाता है प्लेयर, और उसके साथ उसको पोटाशियम की अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है जो मसल्स को स्मूथ रखती है और क्रैम्प्स नहीं पड़ने देती। ठीक। इसके अलावा जो आप नमकियात वाला पानी जिसे ORS कहते हैं, हाँ। वो थोड़ी क्वांटिटी में, या आइसोटोनिक ड्रिंक हम देते हैं, मसलन उसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, गेटरेड है, रिवाइव है, और वो हमारे यहाँ तभी लिया जाता है जब किसी का पेट लूज होता है या किसी को डायरिया होता है, तो ORS वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ यही है, तभी वो लाना होता है। तो जो माएँ हैं खास तौर पे गर्मियों में अगर बच्चे जाते हैं के वेदर में जी खेलने के लिए, तो उनको थोड़ा सा ORS आधी बोतल बना के दिया करें। उससे ये है कि बच्चे की जो कंप्लेंट्स होती हैं रात को सोते वक्त के, जी मेरी टांगों में खिंचाव हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, वो नहीं होगा। फिर आपका बेसिक इंग्रेडिएंट दूध है जी। अच्छा। तो हम रिकमेंड करते हैं कि गेम के फौरन बाद, यानी विद इन स्पैन ऑफ हाफ एन आवर आफ्टर कोई 1.5 घंटे की गेम में, आप प्लेयर को फौरी तौर पे 200 ग्राम के करीब या तो कार्बोहाइड्रेट्स दें जी, और साथ कोई विटामिन्स भी जो एडेड हों उसमें। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो रिकवरी ड्रिंक है वो दूध है। ठीक है। सो दूध अगर आप साथ देते जाएं बच्चों को, तो उनकी ना सिर्फ हड्डियों की नशो नवा होती जाएगी, बल्कि जो VAT है हड्डियों का वो खत्म हो जाता है। ये हम सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हम अपने बच्चों के लिए, जो आम अफराद हैं, जो खेलते नहीं हैं, चलो वर्जिश थोड़ी बहुत कर लेते हैं आम रूटीन में, उनके लिए अगर डाइट सजेस्ट करते हैं, खासतौर पर आजकल का जो वेदर है, हब्स बहुत ज़्यादा है, फिर आपको पता है पानी का इंटेक बहुत कम है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसमें देखिए, इस मौसम में एक तो बाजारी खाने बिल्कुल ना लें, नंबर 1, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि आप बच्चों को स्पाइसी और ग्रीसी फूड ना दें, चिकनाई वाला और मसाले वाला खुराक ना दें। इसमें आप बिल्कुल सादा सी खुराक दें जी। उसके साथ उनको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में ना सिर्फ पानी दें, बल्कि उनको लस्सी दे सकते हैं, उनको लीमू की आजकल के वेदर में लस्सी जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, स्कंजबीन दे सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लें तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पसीने के साथ जी। आपके नमकियात निकल जाते हैं। और नमक ऐसी चीज़ है कि पुराने वक्तों में कहीं चोट लग जाती थी जी जी, तो नमक गीला करके उस चोट के ऊपर फैला दिया जाता था जहाँ पे स्वेलिंग होती थी, और वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती थी। इसकी वजह यह है कि नमक में एक खासियत दी है रब्बे कायनात ने कि वो पानी को पकड़ लेता है, खींच लेता है। सही।
और अगर आप नमकियात लेंगे तो आपकी जो स्वेट रेट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, पानी कम निकलेगा जिस्म से और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस अच्छा सर, ये भी बताइएगा हड्डियों के जो अमराज हैं ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ, हमारे यहाँ तो 35 साल के जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, नौजवान ही कहेंगे, तो उनको बड़े मसले होते हैं, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? ये जो PRP का एक जदीद तरीक़ा इलाज है, इसकी मतलब ये क्या है, ये कैसा ट्रीटमेंट है, क्या मतलब? देखिए ये है कि आजकल के नौजवान खास तौर पे ख़वातीन में घुटनों की तकलीफें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि ख़वातीन दूध नहीं लेती, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती जी, और उसकी वजह से ये होता है कि उनकी जो हड्डियों की जो रिपेयर है वो नहीं होती। फिर जो कार्टिलेज होती है आपके ख़ास तौर पे घुटनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, घुटनों का दर्द होता है। वो कार्टिलेज की एक लाइफ होती है क्योंकि उसमें खून की सप्लाई ज़रा कम होती है, तो उसमें वियर टियर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी आ जाए जी, और ये घुटने का जोड़ जो है वो सिंगल एक्सिस जॉइंट है, इसने एक एक्सिस में चलना है, अगर आपकी बॉडी ऊपर ट्विस्ट कर जाती है तो अंदर झिल्ली फट सकती है। फिर खेलते हुए लड़के जो हैं वो एकदम उनको झटका लगता है तो ACL रप्चर हो जाता है। अब उसका सोल्यूशन पहले कोई नहीं था। अब जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि अगर आप स्टेम सेल्स और PRP इसको इंजेक्ट करें, वो ऑटोलॉगस है, मसलन आपने पेशेंट का ही ब्लड लेना थोड़ी क्वांटिटी में, उसको सेंट्रीफ्यूज करना, सही, उसमें से प्लेटलेट्स निकालने और वो इंजेक्ट कर देना। पिछले दिनों सर अरशद नदीम, कितना फिट हमारा वो है प्लेयर है, उसने अपना ख्याल भी बहुत रखता है, तो इंजरी हुई थी, वो किस किस्म की इंजरी थी और क्यों? मतलब इतना फिटनेस का ख्याल रखने वाला, इतनी अच्छी डाइट लेने वाला, इतना अच्छा हमारा प्लेयर, एथलीट, क्या था वो? असल में ये होता है जी कि जब आप किसी एक टॉप पे पहुंचते हैं तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी को यही अलमा ट्रेनिंग करते हुए कई दफ़ा होता है कि जो टर्फ है या सरफेस जिस पे भाग रहे हैं उस पे या तो ग्रिप पूरी पाँव की नहीं आती या पाँव अटक जाता है उसमें, उसकी वजह से उसको काफ की इंजरी हुई इस दफ़ा और काफ का मसल उसका रप्चर हो गया। तो उसको मैंने एवेल्युएट किया था और हमने फिर डिसाइड किया कि इसमें कोई सर्जिकल माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होना चाहिए जी, क्योंकि ये कंप्लेंट उसको ओलंपिक्स के दौरान भी हुई और उस ओलंपिक में भी जो ये लास्ट हुई पेरिस ओलंपिक, उसमें भी इसको काफ में खिंचाव था जो फाइनल थ्रो इसमें फेंकी। अच्छा। तो we wanted to address this specific issue और मैंने ये कहा था कि once for all इसके लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करवा लेनी चाहिए। सो इंग्लैंड उसको भेजा है जी, वो उसकी स्टेम सेल्स वगैरह हुई, उसकी रीहैब फिर पाकिस्तान आके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर असद अब्बास शाह साहब हमारे साथ थे स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आए और आपने इतनी मुफीद, इतनी कारामद बातें की, सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए नहीं, हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं, बल्कि आम रूटीन में हमारी खवातीन के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, क्रिकेट का बुखार एक बार फिर से सर चढ़कर बोलने वाला है क्योंकि एशिया कप 2025 के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है और ये मेगा इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की जानिब से, जिन्होंने न सिर्फ शेड्यूल की तस्दीक की है बल्कि इस एतमाद का इजहार भी किया है कि ये इवेंट एशियाई क्रिकेट को मज़ीद करीब लाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप के इनेकाद के फौरन बाद भारत में हंगामा बर्पा हो गया है। सहाफ़ी से लेकर साबिक क्रिकेटर्स तक सब अपने ही बोर्ड को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सैयद फैज़ान बाक़िर नकवी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैज़ान, आपको मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। ये जो एशिया कप 2025 का शेड्यूल और वेन्यू है, किस तरह से देख रहे हैं इसके ऐलान को? क्या फैसला जो है मुतवाज़न है, समझते हैं आप? जी देखिए, कम से कम मैं तो पहले आप सबको सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वालों को आदाब। और बहरहाल क्रिकेट की गहमा गहमी है और क्रिकेट की एशिया कप का शेड्यूल आने के बाद से मुझे लगता है कि इंडिया के सहाफ़ी, जिनको लोग सहाफ़ी कहते हैं, मैं तो उनको वो हमदर्द की दवा सहाफ़ी भी नहीं समझता। नहीं, माजरत के साथ हम भी सहाफ़ी नहीं समझते जी। जी, तो बहरहाल ये कि वो जो बेचारे नाम निहाद
मुंह से बोलने वाले लोग हैं, उनको तो यूं खलक रहा है कि जाहिर है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कुछ हद तक अपनी सेहत दिखाई है, कुछ हद तक अपनी बात को रखा है और ये एकदम कोशिश की है कि चीज बहुत, उनका ट्वीट भी देखिए तो शेड्यूल भी ठीक है और ये कि वेन्यू भी सही है, मगर इसमें एक चीज ये देखनी होगी कि हमने शायद इस चीज को अब तक गौर नहीं किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हिंदुस्तानी नाम निहाज सदर हैं उन्होंने, कि शायद इसमें जो वेदर है वो थोड़ा बहुत आड़े आ सकता है। ये मैं आपको अब तक किसी चैनल पे इस बात पर डिस्कशन नहीं हुई कि वेदर को नहीं जांचा गया, देखा गया शेड्यूल के दौरान सितंबर के हवाले से, तो ये चीज भी देखनी होगी। मगर बहरहाल वेन्यू अच्छा है और ठीक है और एशिया कप का शेड्यूल आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान, मैं तो चाहता हूँ कि अगर उस दिन मैच जब पाकिस्तान का हो, हार जीत से पहले पाकिस्तानी तमाम क्रिकेटर्स इनके शो पे जाने से इनकार करें तो मजा है, पैसों के खातिर ही जिंदगी गुजारनी है तो फायदा क्या। तो टाकरा ना हो, इसी किस्म का हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि देखिए हल्के लोगों से आपको कोई मुकाबला नहीं होता, जो अखलाक में हल्के हो। क्रिकेट ग्राउंड के अलावा भी इंसानियत भी कोई चीज है और इंडिया ये टीम कभी समझ नहीं सकी, ना समझ सकती है कभी भी, ना उनको इस चीज की। इंडियन बोर्ड के जो लोग हैं ना वो लोग हैं जो हुकूमती सियासी तरीकों से आते हैं, क्रिकेटर्स के अलावा जो हुकूमत के लोग हैं सब करप्ट तरीन लोग हैं, करप्ट तरीन बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड हर जगह अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करता है बेचारा, मगर उस तरीके से हो नहीं पाता। लोगों को उससे खरीदा भी है, वो बार्गेनिंग करने में माहिर लोग हैं, क्योंकि 2 नंबर बोर्ड है ना बेसिकली, तो इस पर कोई खुलकर बात तो करता नहीं है। बिल्कुल दोहरा में आ रहा है इनका, फैजान साहब इनका दोहरा में आ रहा है, भारत का मुसलसल पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज से इनकार, फिर ये एशिया कप जैसे इवेंट में शिरकत, ये तो वाकई इस पे तो इसी वजह से तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। नहीं, क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, मगर हमारे क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि उनको भी माल दौलत का नशा बहुत चढ़ा हुआ है। माजरत के साथ हमारे क्रिकेटर्स भी माल की दुनिया में ही इसी चक्काचूंध में ही चले जाएंगे शायद। तो क्या उनका बॉयकॉट कर देना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए उनके साथ, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ मोहतरमा, मैं एक्स क्रिकेटर जो वो खुलकर बात नहीं करते, या जो भी वर्ल्ड कप चल रहा है, वेटरन वर्ल्ड कप कह लीजिए, अब इसको वेटरन चैंपियनशिप जो चल रही है बूढ़ों की, जिसको लेजेंड क्रिकेट लीग कहते हैं, इसमें भी उस तरीके से, यानी कि जिस तरह का अजरुद्दीन और विक्रांत गुप्ता का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, आप कह रहे हैं कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल बिल्कुल ऐसा, बल्कि इससे भी सख्त होना चाहिए और वाकई होना भी चाहिए। जिस तरह से भारत की जानिब से ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है, आप सही हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जी, बात ये ना कि देखिए उनकी भी रिश्तेदारियां है ना, यहाँ पे पैसों की, देखिए हमारी माजरत के साथ दुनिया की एक बड़ा अजीब सा मामला है कि अल्लाह ताला ने जिसको दुनिया देनी होती है ना, उसको दुनिया में ही इतना लुत्फ दे देता है कि वो दुनिया के अंदर ही रह जाता है, उसको अपनी जिंदगी अपने असबाब की समझ नहीं है। तो हमारे क्रिकेटर्स माजरत के साथ कुछ ज्यादा, इतनी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व है कि उनको ना सच कहने से डर लगता है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, कमेंट्री है, 2 नंबरियां हैं, ताल्लुक है, फिल्में हैं, वसीम अकरम हो, रमीज राजा हो और आजा बाजा वक्कार यूनुस हो, ये पीठ पीछे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां बैठ के जी हुजूरियां करते हैं, वो जारी है, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, ये हर जगह इनकी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जाहिर है इनकी मालूम मता लगा है, नोट पानी का सिस्टम है। तो आपके ख्याल में फैजान साहब साहब भी नहीं कहते मोहतरमा, ये आपके चैनल से लेकर पाकिस्तान के कुछ चैनल का साहबी भी इस तरह खुलेआम नाम लेके नहीं कहता, स्पोर्ट्स फीड करने वाले लोग भी नहीं कहते। नहीं, आप हमारे चैनल को इसमें ना लाएं फैजान साहब, हम लोग तो अभी इसी पे तो बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं जहाँ पे आप सही हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुल के नाम लें, हम आपको मौका दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे बोलें आप। मैंने कहा मोहतरमा, मैं तो खुल के हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ, मुझे किसी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़बान जिंदा रखता हूँ, जमा अपना ख्याल रखता हूँ, सच कहता हूँ, डरता नहीं आस्तीन के सांपों से। तो मैं तो वही बात करता हूँ जो मेरे अंदर अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में एसीसी और आईसीसी को इस तरह की सियासत से क्रिकेट को बचाने के लिए क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन मोहतरमा, मुझे आपके इंटेलेक्चुअल सवाल से बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और न्यू टीवी के हवाले से मैं कहूंगा कि जब भी इन्होंने मुझे कॉल पर लिया है तो अच्छे सवाल आए, और मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सहाफियों की बात कर रहा था उस टाइम। बहरहाल अभी आपका जो सवाल है आईसीसी, देखिए आईसीसी 90% इंडियन क्रिकेट बोर्ड इन्फ्लुएंस है, तो वो भी इसके माथे है, उसके आगे घुटने टेके हुए, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, जो एंटरटेनमेंट मनी है, जो तमाम पैसा लग रहा है वो इंडियन इन्फ्लुएंस का है। अब आप देखिए कि इसमें जो ये लीग चल रही है, जिसको लेजेंड लीग कहा जा रहा है, अब मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ उसको लेजेंड लीग कहा जाता है, उसमें आमिर यामीन भी है, शर्जील खान भी है, सिर्फ मकसूद भी है, फवाद आलम भी है, उमर अमीन भी है, आसिफ अली भी है, और इसी तरह इंडिया से भी बहुत सारे शेखर धवन,
इन्होंने की क्रिकेट है कितनी जो लेजेंड, तो 12 इसमें भी अजय देवगन का इन्फ्लुएंस है, इंडियन सिस्टम का इन्फ्लुएंस है। तो आईसीसी के इक़दाम जब करे, जब आईसीसी न्यूट्रल बोर्ड हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपने इक़दाम, अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। जो आईसीसी के चेयरमैन से लेकर तमाम इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको यकतरफा नहीं होना चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको एक स्टांस पे होना चाहिए, किसी की फेवरिज्म में नहीं बात करनी चाहिए। तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हमारी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो खराब चल रही है, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, किसी भी टीम की बात करें, आईसीसी मुस्बत इकदाम नहीं कर रहा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल तो जाहिर है कि इन्फ्लुएंस है वो, उसमें जाहिर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा हावी है। श्रीलंका उसके आगे घुटने टेक देता है, गरीब मुल्क है श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इनको तो पैसे चाहिए, उनको बीपीएल जिंदा रखनी है, अपनी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका को अपनी लंका प्रीमियर लीग जिंदा रखनी है, अपने एम्पायर, अपनी क्रिकेट जिंदा रखनी है, तो बेचारा इंडिया का मोहताज हो जाता है। तो बात ये कि किसी एक के स्टांस लेने से नहीं होगा। अगर आपने किसी की जदारी खत्म करनी है, आईसीसी को भी चाहिए और एसीसी को भी चाहिए कि दुरुस्त इकदाम करें क्रिकेट को बचाने के लिए। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट से लेकर वनडे क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता मधूम होती जा रही है, डार्क में जाती जा रही है, जो कि क्रिकेट का ओरिजिनल हुस्न है, जिससे क्रिकेटर बनते थे, लेजेंड प्लेयर बनते थे। आपकी तवज्जो, आईसीसी की खुद की तवज्जो T20 क्रिकेट पर ज्यादा मरकूज है, तो उसको दुरुस्त सिमत में लाना होगा और आईसीसी को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आईसीसी को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सैयद फैजान बाकी नकवी साहब जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे और बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत की जो हरधर्मी है, भारत का ये जो रवैया है, इसमें हमारी क्रिकेट टीम या पाकिस्तान को तो कोई फर्क ना तो पड़ा है ना ही पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मालिक जो है, उनकी जो टीमें हैं, वो जरूर उन पे असरअंदाज होती है हरधर्मी। तो ये है क्रिकेट की सूरत हाल और भारत जो है एक दफ़ा फिर से क्रिकेट को सियासत की नज़र कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कोशिश रही है कि चाहे हमारे सिफारती ताल्लुकात हों या खेल का मैदान हो, हम हमेशा पहल करते हैं और जो स्ट्रेटजी होती है बड़ी बैलेंस होती है। अभी मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।